हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए स्पेशली इनइक्वालिटी चैप्टर, बैंकिंग, एसआई, एसएससी, यूपी पुलिस सब में आने वाला चैप्टर है। खास तौर से एसआई और बैंकिंग के लिए स्पेशल चैप्टर है। और इस चैप्टर के टाइप और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ, आज भी समझाऊंगा, कराऊंगा। आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे। साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों को बस जुड़े रहना है, बाकी काम मेरे पे छोड़ दीजिए। कैसे सॉल्व कराना है, कैसे आंसर कराना है, कैसे आपको समझाना है, वो सब मेरा काम है। बस आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जाना है और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करनी है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी है, व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, ताकि और लोग भी जुड़ सकें और ज्वाइन कर सकें। क्योंकि मैं इतने लोगों को नहीं जानता जितने आप दोस्तों को जानते हो। कि आप एक क्लास में अगर पढ़ रहे हो, 50 बच्चे उस क्लास में, तो 50 बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 50 बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, बट उनके पास शायद उनको समझ में नहीं आ रहा, या किसी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक, या अवेलेबल नहीं है वो चीज़, या बार बार आप रिपीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हो, है ना। तो जो बच्चे कोचिंग में मुझे जानते हैं, जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो तो कर ही लेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो मुझे ऑफलाइन नहीं जानते हैं, वो बच्चे भी अगर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो शायद आपके दोस्त को भी समझ में आए। तो अगर आप उसको शेयर करेंगे तो वो भी देखेगा और वो भी फिर ऐसे और दोस्तों को शेयर करेगा। तो हर बच्चे तक आसान, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं, तो उसको तक चीज़ पहुँचेगी। और अगर उसका सिलेक्शन होगा, जैसे कि स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आया है, उसमें इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि गिनती भी नहीं है। डेली एक ना एक बच्चा, आज एक बच्चा मिलने आया था, एक बच्चे ने आज शाम में मुझे मैसेज किया है कि सर सिलेक्शन हो गया। कल मुझे 2-3 बच्चों ने मैसेज करे, तो और कोचिंग में काफ़ी बच्चों ने बताया कि सिलेक्शन हो गया। तो लगभग इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कि मैं आपको गिनती भी नहीं बता सकता। नाम भी अगर लेने बैठा तो पूरी वीडियो निकल जाएगी। तो ऐसे ही आप लोगों का भी सिलेक्शन हो, इसी की चाह है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए और जल्दी से जाके, वीडियो लाइव चल रही है, आप शेयर करो। तब तक मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन साइड में दिखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूँ जो पिछली वीडियो में कराया था, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैंने, जो आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार पुरानी पार्ट देख लेना, और पुराना पार्ट नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आएगा, बस देखते रहो। तो आपको मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि फैमिली, पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 फैमिली याद रखनी है, जो मैं साइड में लिख रहा हूँ। और जब क्वेश्चन दिखेगा तो ये नहीं दिखेंगी, वरना ये दिखेंगी, ठीक है। जब क्वेश्चन दिखेगा तो ये दिखेंगी, जब तक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ये दिखेंगी। 2 फैमिली है, इसे कहते हैं ग्रेटर देन, इसे कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे कहते हैं इक्वल टू। इसे कहते हैं लेस देन, इसे कहते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसे कहते हैं इक्वल टू। ये 2 फैमिलियां हैं। मैंने बोला था कि जो सबसे ऊपर वाला है उसे हमने मान लिया दादाजी, कि सबसे बड़े दादाजी होते हैं, सबसे ऊपर दादाजी मान लिए। जो उसके नीचे वाला सिंबल है, इसे आपने मान लिया पिताजी, और जो सबसे नीचे आ गया उसे आप मान लो आप। क्लियर। देखो, आप इन्हें सिंबल के तरीके से याद कर सकते हो, और आप दादाजी पिताजी मान भी सकते हो, बिना माने भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस क्या याद रखना है कि अगर आप दादाजी पिताजी नहीं मान रहे, तो इतना ध्यान रखो, जब भी ये तीनों सिंबल आ रहे होंगे तो ऊपर वाला सिंबल आंसर होगा, जब ये नहीं होगा तो ये, और ये नहीं होगा तो ये। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए और आप समझ सको। सपोज करो ए बड़ा है बी से, बड़ा है बराबर है सी से, और बराबर है डी से मैंने दिया। ए की वैल्यू सपोज दैट कि मैंने 20 मान ली। अब ये इससे बड़ा है, इसकी मैंने 15 मान ली। अब ये बराबर भी है और बड़ा भी है, तो सी की वैल्यू या तो 10 हो सकती है या 15 हो सकती है। और डी की वैल्यू बराबर है, तो डी की वैल्यू अगर मैंने सी की 10 मानी तो 10 हो जाएगी, और 15 मानी तो 15 हो जाएगी। इसकी भी 10 या 15 कुछ भी हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ए का बी से रिलेशन निकालना है तो क्या आएगा, बोले बड़ा। अगर मुझे ए का सी से रिलेशन निकालना है, तो भी आप देख रहे हो ये दादाजी, ये वाला सिंबल है और ये वाला सिंबल है। तो अगर बी सी से बड़ा है या बराबर है, बड़ा हो या बराबर हो, ए तो बड़ा है ना, तो ए सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर यहां मैं ए का सी से रिलेशन बताऊं कि ए और सी में क्या रिलेशन है, तो आप देखो बी को बड़ा मानोगे तो भी ए सी से बड़ा, बी को बराबर मानोगे तो भी ए सी से बड़ा, यानी कि ए सी से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। अगर मैं ए की डी से बात करूं कि ए का डी से क्या रिलेशन है, तो आप सिंपल सा देखो, ये 20 वैल्यू है। अब डी को आप 15 मानोगे तो भी ए बड़ा, डी को आप 10 मानोगे तो भी ए बड़ा, यानी कि ए और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ये रिलेशन आएगा। क्यों, तो वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था।
आपको वैल्यू मैंने नंबर रख के सिखा दिया कि 10 मानो या 15, ए हमेशा डी से बड़ा ही है, ए हमेशा सी से बड़ा ही है और ए हमेशा बी से बड़ा ही है। तो मैंने बता रखा है आपको कि जब भी ये तीनों सिंबल आ रहे होंगे तो आंसर हमेशा ये वाला सिंबल होगा। इसी को मैंने आपको दादाजी पिताजी मान के बताया था कि किसी भी फैमिली में किसी भी कथन में जब तीनों सिंबल आ रहे होते हैं, जब घर में दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, आप भी हो, तो घर में किसकी चलेगी? बोलो कि टीवी प्रोग्राम देख रहे हो, दादाजी को कुछ और देखना है, पापा को कुछ और देखना है, आपको कुछ और देखना है, तो टीवी में क्या चलेगा? बोले टीवी में वो चलेगा जो दादाजी को देखना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दादाजी को देखने हैं भजन, पिताजी को देखने हैं न्यूज और आपको देखना है मैच, तो टीवी में क्या चलेगा अगर तीनों घर में? बोले भजन चलेंगे। अब सपोज दैट कि दादाजी चले गए मंदिर, पापा बचे और आप बचे, तो घर में क्या चलेगा? क्योंकि पापा को समाचार देखें, समाचार चलेगा। क्यों? देखो प्रूफ करता हूं, क्योंकि इस सिंबल को मैंने पिताजी माना है। आप अगर दादाजी पिताजी याद रखें डायरेक्टली भी कर सकते हो कि ये तीनों सिंबल होंगे तो ये आंसर। अगर ये नहीं होगा, जैसे कि बी और डी की बात करता हूं कि मुझे अगर बी से और डी तक जाना है कि बी और डी के बीच में क्या रिलेशन आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बी और डी की अगर बात करूं तो डी की वैल्यू अगर मैं 10 मानूंगा तो बी डी से बड़ा हो जाएगा, और डी की वैल्यू अगर मैंने 15 मानी तो बी और डी बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है? अगर आपने बराबर लगा दिया तो क्या सही हो जाएगा? बोले नहीं होगा सही। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपने डी की 10 मान ली और बी की 15 मान ली तो क्या 15 10 के बराबर है? बोले नहीं सर, 15 तो बड़ा है। इसका मतलब आप बराबर तो नहीं मान सकते, तो आप क्या मान सकते हो? बोले आप बड़ा है और बराबर है मान सकते हो कि या तो बड़ा है या बराबर है। क्यों? चेक करो, अगर आप 10 मानोगे तो बी बड़ा डी से, और अगर आप 15 मानोगे तो बी बराबर डी से, तो दोनों सिंबल लगाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जब पिताजी और आप दोनों घर में हो, बी और डी के बीच में कौन कौन आ रहा है? बी और डी के बीच में चेक करना है मुझे, तो बी और डी के बीच में ये पिताजी है, आप दोनों बीच में आ रहे हैं, तो जब पिताजी आप दोनों बीच में तो किसकी चलेगी? बोले सर पिताजी की चलेगी। लगे हुए कौन है? पिताजी, तो आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी। क्लियर? आपका आंसर क्यों नहीं हुआ? दादाजी। अब मैं अगर सोचो, अगर मैंने ये लगा दिया बी बड़ा है डी से, ये क्यों नहीं होगा सही? ये इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि बी और डी के बीच में दादाजी आए नहीं, पिताजी और आप आए, तो चलेगी भी किसकी? पिताजी की, दादाजी की नहीं चलेगी। ये गलत हो गया, प्रूफ करता हूं। बी की वैल्यू 15, अब डी की वैल्यू अगर आप 10 मानोगे तो ये सही है, लेकिन अगर 15 मान ली तो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, यहां आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहां लिखा था बी बड़ा है बराबर है सी से, तो सी की क्लियर नहीं है, और सी की 10 मानोगे तो डी की भी 10, सी की 15 मानोगे तो डी की भी 15, तो वैल्यू क्लियर नहीं है, तो कुछ भी हो सकती है। इसलिए आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि बी डी से बड़ा है, हो भी सकता है और नहीं भी, और आपको तो क्लियर बताया। निष्कर्ष का मतलब ही क्या होता है? जो 100% श्योरिटी हो, यहां 100% श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर हो गई बात? तो डायरेक्टली भी तरीका बताया था और यहां से भी आपको दिख रहा है पहली चीज। अब आते हैं बी और सी और डी पे। अब सी और डी पे अगर हम आएंगे तो सी और डी के बीच में क्या है? इजिकल टू, तो आंसर भी क्या होगा? इजिकल टू। मैंने आपको बताया था जब घर में दादाजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, आप भी नहीं हो, तो किसकी चलेगी? सिंपल सी बात है, मेरी चलेगी। देखो सी की वैल्यू 10 मानूंगा तो डी की 10, सी की 15 तो डी की 15, यानी कि ये तो हमेशा बराबर। 10 और 15 कुछ भी मानूंगा, 10 और 15 कुछ भी मान सकता हूं, तो सी और डी के बीच में तो बराबर साफ साफ दिख रहा है। यानी कि जब घर में सिर्फ आप होगे तो किसकी चलेगी? आपकी चलेगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिर्फ मैंने एग्जांपल समझा दिया आपको वैल्यू रख के, लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो और किसी चीज पर ध्यान मत दो। क्या मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने आपको यह समझाया था कि घर में अगर दादाजी पिताजी आप ये तीनों सिंबल होंगे तो चलेगी दादाजी की, दादाजी नहीं होंगे तो चलेगी पिताजी की, और पिताजी नहीं होंगे तो चलेगी आपकी। और यदि दोनों आ गए बीच में सिंबल, ये भी प्रूफ कर देता हूं कि अगर आपको ए से लेके ई तक जाना है, अब देखो डी छोटा है ई से, अब डी ई से छोटा है तो ई की वैल्यू क्या होगी? बोले सर 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। आपको क्लियर ही नहीं है कि ई की वैल्यू कितनी है, और जब क्लियर ही नहीं है तो ए के ई के बारे में, आप ए और ई के बारे में क्या कुछ बता सकते हो? क्या मैं बोल सकता हूं ए ई से बड़ा है? बोले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू मैंने 17 मानी तो चलो ए ई से बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने 20 मान ली तो बराबर हो जाएगा, अगर मैंने 25 मान ली तो छोटा हो जाएगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। आपको क्लियर नहीं है, जब क्लियर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं है कि कौन सा आंसर आएगा। तो इसलिए जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, वैल्यू से भी समझाने की थोड़ी सी कोशिश करी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। रट्टा नहीं मानना ना, कहीं बच्चे कहते हैं कि सर क्यों हम यही क्यों आंसर आ रहा है हमेशा, तो ये क्यों आ रहा है मैंने थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करी है। क्लियर? अब क्यों आ रहा है ये समझ में आ गया है, तो बस अब याद रख लो कि जब भी ये तीनों सिंबल बीच में होंगे तो तीनों होंगे तो ये आंसर, ये वाला नहीं होगा तो ये दोनों आंसर, ये नहीं होगा तो खाली ये आंसर, ये दोनों होंगे तो भी ये दोनों होंगे तो भी ये। क्लियर? चले अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अगर ये आपकी समझ में आ चुका है तो आप साइड में क्वेश्चन दिखते रहेंगे, इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस जुड़े रहना है और ध्यान से देखते रहना है। डन हो गई बात? बड़े आराम से समझा रहा हूं, तेज भी नहीं बोल रहा हूं, और अगर ये तेज लग रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा हल्के में नहीं कर सकता, ये मेरा सबसे स्लो है। क्लियर? तो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे।
फ़ोन में साइलेंट कर देता हूँ कहीं ये बच जाए और आपकी क्लास में साउंड हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए। तो बेटा क्वेश्चन क्या है वर्बल रीजनिंग का, ये 18वां 17वां पता है 18वां चैप्टर है, हाँ 18वां चैप्टर है 17वां चैप्टर है, मुझे अभी एग्जैक्ट चैप्टर याद नहीं आ रहा। एग्जाम्पल मैंने करा दिए थे, कोडेड इनइक्वालिटी जो बाद के एग्जाम्पल बचे हैं वो मैं तब कराऊंगा जब कोडेड इनइक्वालिटी कराऊंगा। अभी इनइक्वालिटी चल रहे हैं तो मैंने डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ, और फिर जब कोडेड इनइक्वालिटी कराऊंगा, जब ये खत्म हो जाएगी कोडेड इनइक्वालिटी, तब मैं कोडेड इनइक्वालिटी शुरू करूंगा। तो पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, देन फिर उसके टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं। देन तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको ये दिख रहे हैं 1 से 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो बेटा कथन दिया गया, कथन आपको साइड में दिख रहा है, मैं यहां लिख भी देता हूं। W बड़ा है बराबर है D से, छोटा है M से, छोटा है P से, छोटा है S से, बराबर है F से। निष्कर्ष दिया गया पहला F बड़ा है D से, और दूसरा निष्कर्ष दिया गया P छोटा है W से। मैं कुछ भी सॉल्व करने से पहले डायरेक्टली आपको पहले पांचों लिख लेता हूं हाथों हाथ में भी। ये पहला क्वेश्चन था, साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, मैं फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है तो लिखना पड़ेगा। तो H बड़ा है बराबर है M से, बड़ा है F से, छोटा है A से, बराबर है B से, बड़ा है S। जब तक मैं ये कर रहा हूं, जो बच्चे कर सकते हैं, जिनकी समझ में कॉन्सेप्ट आया, जो कल मौजूद थे, वो आंसर लगाते रहे और कमेंट करते रहे। जब तक मैं ये सारे लिख रहा हूं, पहला निष्कर्ष है H बड़ा है B से, और दूसरा निष्कर्ष है F छोटा है S से। फिर तीसरा कथन क्वेश्चन बोला B बड़ा है T से, बड़ा है Q से, बड़ा है R से, और बराबर है F से। अब आप कहोगे सर जब लिखी रहे तो क्वेश्चन दिखाई क्यों? बेटा दिखाई इसलिए ताकि अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ब्लर चमके तो यहां से देख लो। दोनों चीज लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी इनकन्वीनियंस हो। नेक्स्ट, T बड़ा है F से। चौथा क्वेश्चन S बराबर है R से। और मेरे ख्याल से इन 5 क्वेश्चनों के बाद आप कहोगे कि हाँ सर मुझे क्वेश्चन करना आ गया और मैं होशियार हो गया। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी आपकी वीडियो को लाइक करता हूं, तुरंत कमेंट करता हूं अच्छा सा, और एक दोस्त को तो 100% मैं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कराऊंगा ही कराऊंगा कि सर का चैनल सब्सक्राइब कर, खुद लेके करूंगा उसके फोन से सर। और बेटा फालतू मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। आप सोचो कि मैं कहूंगा कि रिश्तेदारों से कर दो, नहीं यार, जिसके काम की चीज नहीं है उससे आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके काम की चीज नहीं है उसका क्या ही फायदा है ना। रीजनिंग जो पढ़ रहा है उसके काम की चीज है, तो जो भी बच्चा रीजनिंग पढ़ रहा है अगर आप उसे शेयर करोगे तो उसका भी भला होगा। तो ऐसे को शेयर करो जिसका भला हो, और देन वापस आओ वीडियो देखो। तो वीडियो अगर समझ में आ जाए, चैप्टर अगर समझ में आ जाए तो लाइक कमेंट तो कर ही दोगे, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। अब आ गए 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन को पहले एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। तो साइड में क्वेश्चन दिख रहा था, ऑप्शन भी दिख रहे हैं आपको कि या तो एक या दो, एक निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष, क्या आंसर होगा वो सब समझते हैं। तो बेटा क्या करना है हमें कॉन्सेप्ट में, आपको देखना यह है कि F से लेके D तक जाना है आपको। मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि F और D है तो F से D के बीच में चेक करेंगे बस। F ये है, D ये है, कौन कौन से सिंबल बीच में आ रहे हैं? दादाजी, 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 आप। मैंने आपको क्या बताया था, जब घर में दादाजी और आप हैं तो आप ही बताओ मुझे किसकी चलेगी? बोले सर दादाजी की चलेगी। और लगे हुए कौन है बेटा? दादाजी। अब बच्चे सोचते हैं सर इसमें तो इधर मुंह था, इधर में दोनों गलत कर देते हैं। नहीं बेटा, आपको सिर्फ ये देखना है किस अल्फाबेट की तरफ फेस खुल रहा है। जिसकी तरफ क्वेश्चन में कथन में फेस खुल रहा होगा, अगर उसी की तरफ खुल रहा है सही, और अगर उसकी तरफ नहीं खुल रहा है तो गलत। तो मैंने यहां चेक किया, इसमें दादाजी का फेस F की तरफ था, इसमें दादाजी की तरफ फेस F की तरफ है, तो पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया। अब मैं दूसरा चेक करूंगा, P और W। अब P से W के बीच में चेक करना है। अगर आप चेक करोगे P से W के बीच में तो देखो दोनों फैमिली आ गई। अगर P से W तक जाओगे तो दोनों फैमिली आ गई। मैंने क्या बताया, जब कभी भी दोनों फैमिली आ जाती है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो दूसरा वाला क्या हो गया बेटा? गलत। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हो कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ऑप्शन ए ही है केवल निष्कर्ष 1, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरे क्वेश्चन में बोला H से लेके जाना है B तक। ये H और B है, H और B के बीच में चेक करेंगे। दादाजी, सॉरी पिताजी, दादाजी, और ये दोनों फैमिली आ गई, इधर भी इधर भी। H से B तक जब आप गए तो दोनों फैमिली बीच में आ गई। और मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपको अभी बताया कि जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाएंगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो पहला वाला क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में आपको F से लेके S तक जाना है।
अगर आप F से लेके S तक जाओगे तो फिर से दोनों फैमिली आ गई, और मैंने अभी बताया जब कभी भी दोनों फैमिली आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो देखते ही आंसर आ गया। आपको कोई पेन नहीं चलाना, कोई कॉपी का यूज नहीं करना, बस देखो और आंसर आ गया। तो गलत हो गया, तो आंसर हो गया दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, ना तो एक ना दो, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Q से F। अब Q ये है और F ये है, Q और F के बीच में बेटा ये दादाजी ये आप, तो किसकी चलेगी? दादाजी की। लगे हुए कौन है? पिताजी। गलत। क्यों गलत हो गया बेटा? इसलिए गलत हो गया क्योंकि जब दादाजी और आप घर में हो तो दादाजी की चलेगी, पिताजी तो है ही नहीं, तो पिताजी आंसर कैसे आ गया? इसलिए ये वाला गलत। मैंने आपको क्या बताया था कि जब दादाजी, पिताजी और आप तीनों घर में हो तो दादाजी की चलती है। जब कभी भी ये सिंबल बीच में आ जाएगा तो हमेशा यही आंसर होगा, कोई और आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आ गया है और आंसर इन्होंने ये दे दिया, इसलिए ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अब आते हैं टी और एफ के बीच में, तो ये टी ये एफ, ये दादाजी ये आप, किसकी तरफ फेस है? टी की तरफ। इसमें भी किसकी तरफ? टी की तरफ। आंसर क्या हो गया? दूसरा वाला सही। दूसरा वाला मतलब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आसान से तरीका बताया मैंने, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, आप जाके यूट्यूब खंगाल लो। क्लियर? बहुत आसानी तरीके से दादाजी पिताजी आपकी फैमिली को लेके बता के चल रहा हूं, घर में किसकी चलेगी, और मैंने एग्जांपल दे दिया, वैल्यू रख के भी आप चेक कर सकते हो, है ना। बट वैल्यू रखने में समय जाएगा, इसलिए डायरेक्टली करना सिखाया। अब इससे ज्यादा आसान तो क्या ही बता सकता हूं। तो आप लोग अगर समझने की कोशिश करोगे समझ में आएगा, और अगर सोच लिया कि नहीं सर भारी है मुझे करना ही नहीं है, तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर तो इंसान के दिमाग के ऊपर है कि आपने किसको कितना भारी समझ रखा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में आप देखोगे कि एस से लेके पी तक जाना है। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि एस से लेके पी तक जाने के लिए डायरेक्टली यहां कोई टर्म नहीं है, ये 2 कथन है। एक कथन यह हो गया, कॉमे के बाद दूसरा कथन नहीं दे दिया। अब अगर एस से पी तक जाना है तो पहले कॉमन टर्म देखो, कोई ना कोई कॉमन टर्म होता है दोनों कथनों में। जो भी कथन दिए जाएंगे, 2 या 1 से ज्यादा कथन दिए जाएंगे, तो कॉमन टर्म पे पहुंचना था। कॉमन टर्म क्या है? क्यू। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने इसको दोनों को मिला के कथन बना लेना है। और वो कथन कैसे बनाओगे? आप कथन ऐसे बनाओगे कि डायरेक्टली यहीं पे कर देते हैं कि देखो क्यू क्या है? बड़ा है पी से। क्यू क्या है? बड़ा है पी से। तो इन दोनों कथनों को आप कंबाइन कर दो। कैसे कर दोगे कि क्यू अगर बड़ा है पी से, तो मैं डायरेक्टली यहां कंबाइन कर देता हूं। मैं अलग से लिख देता हूं, चलो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अलग से लिख रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं थी अलग से लिखने की। मैंने लिख दिया अलग से कि एस बराबर है आर से ऐसे ही रहेगा, बड़ा है बराबर है क्यू से ऐसे ही रहेगा। अब क्यू क्या है? बोले सर क्यू बड़ा है, क्यू यहां भी है क्यू यहां भी, डायरेक्टली इस वाले क्यू पे पहुंचेंगे। बोले क्यू बड़ा है पी से, तो क्यू बड़ा है पी से। ये कथन बन के तैयार होगी। डन हो गई बात? इन दोनों कथनों को मिला के मैंने एक कथन बना लिया। जो कॉमन टर्म होता है, कॉमन टर्म की वैल्यू इधर की इधर रहने दी, और इधर वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे रहने दी। क्यू बड़ा है पी से, तो क्यू बड़ा है पी से, कथन बन गया। अब चेक करेंगे एस और पी। एस ये है बेटा और पी ये है। मैंने आपको बताया ये आप, ये पिताजी और दादाजी, तो बेटा किसकी चलेगी? दादाजी की। लेकिन लगे हुए कौन है? पिताजी। पहला वाला गलत। दूसरा चेक करो आर और पी। अब आर और पी तक चेक करेंगे, तो ये पिताजी ये दादाजी। जब घर में पिताजी और दादाजी दोनों है तो किसकी चलेगी बेटा? दादाजी की। लगे हुए कौन है? दादाजी। दूसरा वाला सही। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है? एस से एफ तक जाना है। एस ये है, एफ ये है, साफ साफ दिख रहा है दोनों फैमिली बीच में आ रही हैं, और जब भी दोनों फैमिली बीच में आती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। पहला वाला गलत। दूसरे पे आओ, वाई से टी। वाई ये है, टी ये है, ध्यान से देखना। वाई और टी के बीच में दोनों फैमिली नहीं आ रही। क्या क्या आ रहा है? बोले ये आप आ रहे हो, ये दादाजी आ रहे हैं, ये दादाजी आ रहे हैं। किसकी चलेगी? दादाजी की। फेस किसकी तरफ खुला हुआ है? वाई की तरफ। इसमें भी वाई की तरफ। दूसरा वाला सही। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो बी बी बी। डन? 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर से रूल दिख रहे हैं, जब तक मैं ये रफ कर रहा हूं आप रूल एक बार फिर देख लो। मैंने लिख रखा है, देख रहे हैं स्टार्ट हो गया आपको रूल, वो दिख रहे हैं साइड में। क्या मैंने लिख रखा है? दादाजी पिताजी और आप। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब कभी भी घर में तीनों होंगे तो दादाजी की चलेगी, दादाजी नहीं होंगे तो पिताजी की चलेगी, और पिताजी भी नहीं होंगे तब जाके कहीं आपकी चलेगी। क्लियर? तो जब कभी भी ऊपर वाला सिंबल जिसमें मैं दादाजी लिखा है, जब कभी भी ये बीच में आ जाता है तो याद रखना हमेशा आंसर यही सिंबल होता है। इसके अलावा और कोई सिंबल आंसर नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, आंसर आते चले जाएंगे। आपको क्या करना है? बस जुड़े रहना है। रूल आपको दिख रहे हैं। अब फिर से मैं रूल हटा दूंगा, क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले 5 क्वेश्चन ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। अब कोशिश ये करते हैं कि हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। क्या कथन साइड में दिख रहा है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं कि आर से जे तक जाना है। बेटा आर से जे तक जाना है तो आप कॉमन टर्म देखो, कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म अगर आप देखोगे तो यू है।
कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, u दिख रहा है। तो आपने बनाया पहले वाले कथन में u क्या है, छोटा है बराबर है r से। अब सीधे आप u पे पहुंचो कि u छोटा है बराबर है j से। इधर भी क्या है, u जो है वो छोटा है बराबर है j से। ये आपका कथन बन गया। अब आपने देखा r से j के बीच में दोनों फैमिली आ गई, और मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, l से k। अगर l से k तक जाना है तो भी कॉमन टर्म क्या है बेटा, कॉमन टर्म u है। कॉमन टर्म u है अगर l से k तक जाने के लिए, तो आप सिर्फ u पे ध्यान दो, बाकी किसी पे ध्यान मत दो। ये मैंने हटा दिया। देखो l से k तक जाना है तो u बड़ा है l से। अब फिर इधर आ जाओ कि u क्या है, बोले अगर आप देखोगे k तक जाना है तो u बराबर है s से, और s क्या है, छोटा है बराबर है k से। दोनों को मिलाना बड़े ध्यान से समझना। जब आप मिलाओगे तो फेस किसकी तरफ खुल रहा है इस पे ध्यान देना। u के इधर लिखा हुआ था कि u बराबर है s के, तो उन्हें बराबर कर दिया, और s की तरफ मुंह बंद था तो s का मुंह बंद, s की तरफ मुंह बंद बराबर है k के। और इधर क्या था, u की तरफ फेस खुल रहा था, u बड़ा है l से। ये कथन बनके तैयार हो गया। अब आपने देखा ये दादाजी, ये आप, ये पिताजी किसकी चलेगी, दादाजी की। अब आप चेक करो l और k के बीच में लिखा हुआ क्या है, आप। तो बेटा जब दादाजी, पिताजी और आप तीनों होते हैं तो दादाजी की चलती है, आपकी तो चल नहीं सकती, तो इसलिए दूसरा वाला भी गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, यानी कि छठे का आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही गलत हो गए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आपको ऐसे डायरेक्टली मैं समझा रहा हूं बोल के तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसे करा दिया, लेकिन मैं कथन लिख ही देता हूं ताकि कोई टेंशन मुझे रहे ना, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि आप लोग को ऐसे समझ में डायरेक्टली आएगा या नहीं आएगा। तो मैं लिख देता हूं। वैसे भी इसमें 2-3 कथन है कि d बड़ा है w से, बड़ा है बराबर है c से। फिर बोला छोटा है बराबर है x से, फिर कॉमा लगाया, c बड़ा है बराबर है l से, फिर कॉमा लगाया, w छोटा है k से। यह आपका कथन बोला उसने। निष्कर्ष बोला पहला x बड़ा है k से, और दूसरा बोला l छोटा है बराबर है w से। बेटा इतने क्वेश्चन तो सिखा दिए कि आप ये कर सकते हो। एक बार ट्राई करो जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। पहले आप लोग ट्राई कर लो एक बार। ये 7वां क्वेश्चन था, अब 8वां कथन है आपका। r छोटा है बराबर है a से, छोटा है m से, बड़ा है बराबर है t से, बड़ा है बराबर है y से, फिर कॉमा m छोटा है बराबर है s से। पहला निष्कर्ष बोला s बड़ा है r से, और दूसरा निष्कर्ष बोला y छोटा है बराबर है s से। तीसरा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन जो बोला वो क्या बोला उसने, नवा बोला d बड़ा है w से, बड़ा है बराबर है c से, छोटा है बराबर है x से, c बड़ा है बराबर है l से, फिर कॉमा लगा के बोला w छोटा है k से। ये कथन और ये कथन बिल्कुल सेम ही है लगभग, ठीक है। निष्कर्ष बोल दिया पहला d बड़ा है l से, और दूसरा बोल दिया l बड़ा है d से। बस पहले इतना कराता हूँ, फिर 10वां कराएंगे बाद में। पहले ये 3 समझते हैं, तीनों क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप नोटिस आपने जितने क्वेश्चन कर लिए आंसर देते रहना। इतने टाइम में 7वां तो कर ही लिया होगा, 8वां 9वां भी आप लोग ट्राई करते हो जब तक 7वां। अगर आपका 7वां सही है तो चेक कर लेना एक बार कि आंसर सही है या नहीं, और नहीं है तो आप ध्यान से देखना। 7वां क्वेश्चन अब देखेंगे, x से लेके k तक जाना है। अगर x से लेके k तक जाना है तो आपने कॉमन टर्म देखा बेटा। कॉमन टर्म क्या दिख रहा है आपको, कॉमन टर्म दिख रहा है w। अगर कॉमन टर्म w दिख रहा है तो अब आप देखिए कैसे करेंगे। मैं डायरेक्टली यहां बना रहा हूं इसका कथन कि पहले जो कॉमन टर्म है वो लिख लो। तो w क्या है, बड़ा है बराबर है किससे, c से, और c क्या है, छोटा है बराबर है किससे, x से। और सीधे आप पहुंच जाओ k पे कि w क्या था, w छोटा था, और किससे छोटा था, k से। तो आपने देखा कि जब आप x से लेके k तक गए तो x से लेके k तक जाने के लिए आपको दोनों फैमिलियों का सामना करना पड़ा। और मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से कि जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा बेटा l से लेके w तक जाना है। अगर l से लेके w तक जाना है तो कॉमन टर्म क्या है, c। तो अब हम c पे ध्यान देंगे। c कैसे कि c जो है वो छोटा है बराबर है w से, ये उतार दिया मैंने। c जो है छोटा है बराबर है w से। और मैं यहां ध्यान दूंगा l तक जाने के लिए
कि C क्या है, बड़ा है बराबर है किससे, L से। ये बन गया आपका L से W तक आप पहुंच गए। आपने चेक किया ये पिताजी ये पिताजी। अब एक बात बताओ, जो घर में दादाजी भी नहीं है, आप भी नहीं हो, सिर्फ पिताजी ही है, तो चलेगी भी किसकी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, पिताजी। फेस W की तरफ, फेस W की तरफ, दूसरा वाला सही। ये ध्यान में देखना कैसा सिंबल है, ये ध्यान देखना फेस किसकी तरफ खुल रहा है। तो देखो फेस इसमें भी W की तरफ, फेस इसमें भी W तरफ, दूसरा वाला सही। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, S से R। अब S से R तक जाने के लिए कॉमन टर्म M है, कॉमन टर्म M है, तो कथन बना लेते हैं अपने पास से। मैं देखो डायरेक्टली यहां भी सॉल्व करके दिखा सकता हूं आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूं अलग से समझाना। आइए मैं बताऊंगा कि आप डायरेक्टली पेपर में कैसे कर सकते हो, है ना, वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी पहले आप सीख जाओ थोड़ा, मैं चाह रहा हूं कि आप पहले सीख जाओ, इसलिए मैं आराम से सिखा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं कर रहे हम लोग। कि R से S तक जाना है तो R ये रहा, R छोटा है बराबर है A से, और छोटा है M से। M तक पहुंच गए, अब सीधे M पर पहुंचो। तो M क्या है, छोटा है बराबर है S से, जो कॉमन टर्म है उस पर पहुंच जाते हैं। तो M यहां तक आ गया और M छोटा है बराबर S से मैंने बना दिया। ये पिताजी, ये दादाजी, ये पिताजी। जब घर में पिताजी दादाजी होते हैं किसकी चलती है, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। फेस H की तरफ, इसमें भी H की तरफ, पहला वाला सही। दूसरे पे आओ, Y से S। Y से S तक जाने के लिए कॉमन टर्म भी क्या है, M। फिर से M पे पहुंचो। M बड़ा है बराबर है T से, T बड़ा है बराबर है Y से, यहां तक तो हो गया। अब यहां आ जाओ, M क्या है, छोटा है बराबर है, छोटा M की तरफ मुंह बंद है, देखो तो मुंह बंद किससे, S से। S की तरफ फेस खुल रहा है, देखो तो यहां भी खोल दिया, ये बन गया। पिताजी पिताजी पिताजी, किसकी चलेगी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, पिताजी। फेस किसकी तरफ, S की तरफ, आपका भी S की तरफ, दूसरा वाला भी सही। आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्या करना है, सिंपल सा जो कॉमन टर्म है उसके जरिए जोड़ देना है, एक बार यहां जोड़ दे, एक बार यहां जोड़ दे। अब डायरेक्टली कैसे करेंगे, डायरेक्टली करने के लिए कि S से R तक पहुंचना था ना, कॉमन टर्म ये M दिख रहा है, डायरेक्टली M को आपने देखा M छोटा है बराबर, यहां बना दो, यहां लिख दो। ये चेक किया, पिताजी दादाजी पिताजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस S की तरफ, फेस S की तरफ, पहला वाला सही, यही हो गया। अब यहां से S मिटा दो। अब कहां पहुंचना है आपको, अब आपको पहुंचना है Y से S तक। तो अब भी कैसे बनेगा, फिर से वही कि Y T M है। अब M क्या है, छोटा है बराबर, तो M छोटा है बराबर है S से, ये पहुंच गया, बन गया। तो आपने देखा पिताजी पिताजी पिताजी, किसकी चलेगी, पिताजी की चलेगी। फेस S की तरफ, तो आपने देखा पिताजी फेस S की तरफ, दूसरा वाला भी सही। तो आप डायरेक्टली यहीं पे रख के सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है अलग से पूरा लिखना है, पर समझाने के लिए मैं आपको अलग से लिख रहा हूं। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि अलग से लिखना ही लिखना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डन। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में आपको पहुंचना है D से L तक। अब D से L तक पहुंचना है तो डायरेक्टली आपको मैं करके दिखा देता हूं पहले, फिर आप कहेंगे तो मैं अलग से भी करके दिखा दूंगा। तो आपने कॉमन टर्म देखा भाई क्या है, तो आप देखोगे D से L तक पहुंचने के लिए कॉमन टर्म C दिख रहा है, दिख रहा है। तो डायरेक्टली यही बना देता हूं कि C क्या है, बड़ा है बराबर है, मैंने ये लिख दिया, C बड़ा है बराबर है किससे, L से। चेक करो, ये दादाजी ये पिताजी, ये पिताजी, दादाजी पिताजी पिताजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस D की तरफ, फेस D की तरफ, पहला वाला सही। दूसरे पे आ जाओ, L से D। अब फिर से L से D जाना है, दादाजी पिताजी दादाजी पिताजी पिताजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। लेकिन बेटा फेस किसकी तरफ खुल रहा है, D की तरफ। इसमें किसकी तरफ खुल रहा है, L की तरफ, दूसरा वाला गलत। तो फेस का भी ध्यान देना, क्योंकि आपके घर में आपके दादाजी की चलेगी, पड़ोस वाले के दादाजी की नहीं चलेगी। तो क्योंकि इसमें D की तरफ फेस खुल रहा था, तो आंसर भी D की तरफ फेस वाला होगा, L की तरफ फेस वाला नहीं होगा। क्योंकि D अगर बड़ा है तो छोटा भी हो जाएगा, सिंपल सा मैटर है। L अगर छोटा है तो बड़ा भी हो जाएगा, दोनों में से एक ही सही हो सकता था। तो आंसर क्या हो गया, पहला सही, दूसरा गलत। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है, क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे। आपकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। क्लियर। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन में बोला आपसे S बड़ा है B से, बराबर है K से, बड़ा है बराबर है L से, और B बराबर है P से, छोटा है बराबर है U से। चेक किया आपने। आप चेक करेंगे पहला निष्कर्ष L छोटा है U से, और दूसरा निष्कर्ष U बराबर है L से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी, एक रूल समझाना पड़ेगा 10वें क्वेश्चन में। क्लियर। अब 10वें क्वेश्चन का रूल समझाने से पहले इस बाइक का निकलने का वेट कर लेता हूं। आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आती होगी, अब वो इसलिए आती है क्योंकि माइक तो मैंने लगा रखा है, बट फिर भी अभी ना थोड़ा सा आपका सपोर्ट कम है, तो माइक भी जितना मैं अपने पास से अफोर्ड कर सकता हूं उतना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, जैसे कि प्यार मिल रहा है मुझे, ऐसे ही प्यार और मिलता रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट बढ़ता रहेगा और मैं चीजें सुधारता रहूंगा, इसकी गारंटी है। क्लियर। तो अब देखिए 10वां क्वेश्चन के लिए मैंने क्यों ऊपर रफ किया मैं बताता हूं। एक छोटा सा रूल है, वो रूल क्या है मैं समझाता हूं। रूल ये है कि कभी कभी आपका आंसर आता है या तो 1 या 2,
क्या आता है? आपका आंसर आता है या तो 1 या 2। इंग्लिश में बोलते हैं एदर वन और 2। ये जो आंसर होता है ये कब आता है आपको ये समझना है। तो इसके लिए 3 रूल बताने वाला हूं, उन 3 रूल से आंसर आएगा। देखो सपोज करो मैंने आपसे बोला a बड़ा है और बराबर है b से। इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा a बड़ा है b से या a बराबर है p से, यही पढ़ूंगा। सिंपल सी बात है। तो अब एक बात सोचो कि ये आपका सपोज करो आंसर आया और पहले निष्कर्ष में उसने बोल दिया a बड़ा है b से और दूसरे में बोल दिया a बराबर है b से। अब मैं इसे क्या पढ़ रहा था? मैं इसे पढ़ रहा था a बड़ा है बराबर है p से। a या तो बड़ा है या बराबर है p से। अब मैं इसे पढ़ता हूं a या तो बड़ा है या बराबर है p से। तो अगर सेम साउंड आ रही होती है दोनों निष्कर्षों को मिला के, जो आपका आंसर आ रहा है वही साउंड अगर दोनों निष्कर्षों को मिला के आ रही होती है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है या तो 1 या 2। क्या आंसर हो जाता है आपका? या तो 1 या 2, लेकिन सेम साउंड आनी चाहिए। सेम उल्टा अगर मैंने बोल दिया a छोटा है बराबर है b से और पहले निष्कर्ष में दे दिया a छोटा है b से और दूसरे निष्कर्ष में दे दिया a बराबर है p से। पहले में दे दिया a छोटा है b से, दूसरे में दे दिया a बराबर है b से। तो इसे पढ़ो a या तो छोटा है या बराबर है b से, इसे पढ़ो a या तो छोटा है या बराबर है b से। तो दोनों से सेम आंसर निकल के आ रहा है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? तो भी आंसर होगा या तो 1 या 2। तीसरी चीज, अगर कभी ऐसा होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों फैमिली बीच में आ जाए कि a बड़ा है b से या a छोटा है b से, तब क्या करेंगे? तब हम फंस जाते हैं कि a और c में, तो मैंने आपको बता रखा है a और c में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मैंने आपको बता रखा है a और c में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, चाहे मैं बड़ा बनाऊं, चाहे मैं छोटा बनाऊं, चाहे बराबर बनाऊं, बता रखा है। लेकिन एक बात बताओ, कोई 2 लोग हैं, कोई भी 2 लोग, आप अपने आप को मान लो, अपने भाई को मान लो। अब मुझे आपकी एज नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जैसे सपोज दैट कि आपका नाम अगर मैं मान लूं, कौन कौन सबसे ज्यादा कमेंट करता है, कौन सबसे ज्यादा कमेंट करता है? लड़कियां करती हैं और लड़कों में, चलो नाम किसी कैसे पर्सन ले रहा, अपना नाम ले लेता हूं, मैं हिमांशु मान लिया। तो एक मैं हूं हिमांशु और एक मेरा भाई है दिव्यांशु। अब आपको नहीं पता दोनों की एज क्या है, मुझे अंदाजा लगाना है कि भाई एज क्या होगी हिमांशु और दिव्यांशु की। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं कि हिमांशु या तो दिव्यांशु से बड़ा होगा, या हिमांशु दिव्यांशु के बराबर होगा, या हिमांशु दिव्यांशु से छोटा होगा। क्या इन 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन हो सकती है? बोले नहीं सर। तो या तो 3 ही कंडीशन है, यानी कि a और c में आप ये तो नहीं बता सकते क्या है, लेकिन आप गारंटी के साथ ये बोल सकते हो कि ये जो a है ये या तो c से बड़ा होगा, या जो a है c से छोटा होगा, या जो a है c के बराबर होगा। क्या इन 3 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन होती है? तो आप बोलोगे नहीं सर, सिर्फ ये 3 ही है। निष्कर्ष तो नहीं बता पा रहे ना। क्यों नहीं बता पा रहे? a की वैल्यू मैंने 10 मान ली, b की वैल्यू मैंने 5 मान ली। अब c जो है b से बड़ा है तो मैं 7 भी मान सकता हूं। अगर मैं 7 मानूंगा तो आपने देखा a जो है c से बड़ा हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू मैं 10 भी मान सकता हूं। अगर 10 मानी तो a और c क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन मैं 15 भी मान सकता हूं। अगर 15 मानी या 10 से ज्यादा मान ली तो आप क्या देखोगे कि c जो है यानी कि a जो है c से छोटा हो गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन हो सकती है? या तो मैं वैल्यू 10 से कम मानूंगा तो a बड़ा हो जाएगा, 10 मानूंगा तो a बराबर हो जाएगा, 10 से बड़ी मानूंगा तो a छोटा हो जाएगा। 3 ही कंडीशन है, इसके अलावा तो कंडीशन हो नहीं सकती। तो इसलिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाए, तो a और c के बीच में दोनों फैमिली आ गई, तो मैंने बता रखा है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन अगर तीनों सिंबल बीच में आ रहे, फॉर एग्जाम्पल इसमें दे दिया बड़ा है बराबर है, इसमें दे दिया छोटा है, तो आप पढ़ो इसे कि देखो a या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। तो 3 तो कंडीशन होती है। तो सिंपल सी बात है यार कि इन तीनों में से एक कंडीशन तो लगेगी ही लगेगी। तो कभी भी अगर दोनों फैमिली बीच में आ रही हो लेकिन, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ये पक्का है। दोनों गलत हो गए, ये पक्का है। लेकिन एक बार चेक करूंगा क्या तीनों सिंबल बीच में तो नहीं आ रहे, और अगर तीनों सिंबल बीच में आ रहे होंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। लेकिन उसके लिए मैंने क्या बताया कि तीनों सिंबल का आना जरूरी है। अगर मैं ये इजिकल टू हटा दूं तो आंसर दोनों गलत, तो या तो 1 या 2 नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब तीनों सिंबल आ रहे होंगे, चाहे तो मैं ऊपर लगाऊं चाहे मैं नीचे लगाऊं, तीनों सिंबल आने चाहिए। तीनों में से एक भी गायब तो यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। तो ये 3 टाइम ऐसे हैं, 3 टॉपिक हैं जब या तो 1 या 2 लगेगी। क्लियर? तो या तो 1 या 2 की पहचान बताई मैंने। अगर पहले ऑप्शन में बड़ा है दूसरे में बराबर है तो लगता है, पहले में छोटा है दूसरे में बराबर है तो लगता है, या फिर पहले में बड़ा है दूसरे में छोटा है बराबर है तो लगता है। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन और है। पहचान कैसे करोगे? आपको कब पहचान होगी, कैसे पहचान होगी कि भाई यह वाली कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही? तो पहचान करने का सबसे आसान तरीका, वो तरीका ये है कि जब कभी भी
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, तो ध्यान रखना यह वाली कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, बोले सर दोनों के दोनों सेम होंगे, तब तो यह वाली कंडीशन लगेगी, वरना यह वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ये बात आप दिमाग में बसा लो तो पहचान हो जाएगी। तो मैंने यही क्यों बताया, 10वें क्वेश्चन में क्यों बताया, देखो एल और यू दिख गए मुझे, क्योंकि मुझे एल एल यू यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम दिख गए, और सेम दिख गए तो मेरे दिमाग ठनका कि हो सकता है यह वाली कंडीशन लग रही हो। ये मैंने चेक भी नहीं किया, लेकिन चेक करने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं 99% यह वाली कंडीशन लगती है, 1% की गारंटी नहीं है। तो इसलिए पहले मैंने आपको यह वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो मैंने चेक किया कि एल से यू तक जाना है, तो भैया एल ये है और यू ये है। एल से यू तक जाने के लिए कॉमन टर्म क्या है, बी, और बी आपको ये दिख रहा है। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लो, मैं बना के दिखा देता हूं आपको कैसे, कि b बराबर है k से और k बड़ा है बराबर है l से। पहुंच गए। अब आपने क्या देखा, b जो है बराबर है इधर p से, और p क्या है, बोले p सर छोटा है बराबर है किससे, u से। ये डायग्राम बनके आपका तैयार हो गया, आप पहुंच गए, कथन बनके तैयार हो गया। l से u तक आप पहुंच चुके। अब आपको सिर्फ चेक करना है और कुछ नहीं करना। आपने चेक किया, ये पिताजी, ये आप, ये आप, ये पिताजी, तो किसकी चलेगी बेटा, पिताजी की चलेगी। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो अल्टीमेटली ये आएगा, u बड़ा है बराबर है l से, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब पिताजी आप और पिताजी घर में होते हैं तो पिताजी की चलती है, और पिताजी तो ये है, यानी कि u बड़ा है बराबर है l से आंसर आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे पिताजी लगे हुए हैं, बोले नहीं। क्या यहाँ पे पिताजी लगे हुए हैं, बोले नहीं, तो दोनों गलत हो गए। लेकिन मैंने क्या बताया, कभी भी अगर दोनों गलत हो जाएं, आपका आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर क्या आ रहा है, u बड़ा है बराबर है l से, आप इसे बोल सकते हो l छोटा है बराबर है u से। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपका ये आंसर आ रहा हो कि l छोटा है बराबर है l से, और पहले निष्कर्ष में दे रखा हो l छोटा है u से, और दूसरे निष्कर्ष में दे रखा हो l बराबर है u से, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, तो मैंने बताया था आपका आंसर हो जाता है या तो 1 या 2। तो पहचानने का सिंपल सा तरीका है, 3 कंडीशन बताइए आपको। पहली कंडीशन दोनों गलत हो गए, तो या वाली कंडीशन लगेगी ही तब जब दोनों गलत होंगे, उससे पहले लगेगी नहीं। दूसरी कंडीशन कि तभी आ सकता है जब ये वाला सिंबल आंसर आ रहा हो। देखो मेरा आंसर u और l के बीच में, जब पिताजी आ रहे होंगे तभी ये वाली कंडीशन लगेगी। पहली बात, या तो दोनों फैमिली बीच में आनी चाहिए या फिर पिताजी आपका आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर पिताजी आ रहा है तो ये वाली कंडीशन लगेगी, और अगर दादाजी आ रहा है या आप आ रहे हैं तो ये वाली कंडीशन लगेगी ही नहीं। ये बात पहले क्लियर है। तो आपने देखा u और l के बीच में पिताजी आंसर आ रहा था, तो चांसेस है कि ये वाली कंडीशन लगेगी। उसका भी शॉर्टकट बताया मैंने कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तो आपने देखा u और l सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो मैं समझ गया कि ये वाली कंडीशन लग सकती है। मैंने चेक किया कि दोनों गलत, आंसर आया u बड़ा है बराबर l से, मैंने लिख के देख लिया। अब मैं इसे पढ़ के देखता हूं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है u बड़ा है या बराबर है l से। मैंने इसे पढ़ा, u बड़ा है या बराबर है l से, बोले हाँ सर फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। तो मेरे ख्याल से ये जो एदर और वाली कंडीशन है, ये एक क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में छाप लो, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो ज्यादातर आपको एदर और वाली कंडीशन देता है, लेकिन आप उससे ज्यादा चालाक बन जाओ। आप देखते पहचान जाना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और ये सिर्फ इसमें काम नहीं करेगी बेटा। आपका चैप्टर आएगा अभी न्याय तथा निगमन कथन निष्कर्ष जिसे आप कहते हो। तो जो बच्चे अभी ऐसे जीडी का पेपर देने जा रहे हो, कथन निष्कर्ष अभी न्याय निगमन में करा नहीं पाए हो, थोड़ा सा टॉपिक समझाया था, उसमें भी मैंने बताया था, तो उसकी भी यही पहचान है कि यह वाली कंडीशन पहचानने का तरीका यह है, चाहे वो सिलोजिज्म क्यों ना हो, कि जब कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, जब कभी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो आप समझ जाओ कि यह वाली कंडीशन लगने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो दोनों निष्कर्ष गलत होंगे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होगा, तो समझ जाना यह वाली कंडीशन लग रही होगी 99%। अगर टाइम ना बचे, 1 सेकंड बच रहा हो, क्लिक करके आना हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो या तो 1 या 2 पे कर आना, क्योंकि अगर सही गया तो 1 नंबर, और अगर बाई चांस गलत चला गया तो 0.25 भी कटेगा। तो टेंशन मत लो, इसको कर आना, क्लिक छोड़ के मत आना, क्योंकि 99% या तो 1 या 2 आंसर ही होता है, 1% की गारंटी नहीं है। तो 1% का रिस्क तो ले ही सकते हो यार, रिस्क है तो इश्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आज की क्लास खत्म करेंगे, उससे पहले एक छोटे सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप सभी लोग जल्दी, जो लोग बाद में देख रहे हो, जो लोग बाद में आते हो, या जो लोग मेरी वीडियो लाइव नहीं देखते हो, उन लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज रात 8 बजे डेली क्लास डालता हूं, तो आप सभी लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको बता दो कि जब मैं लाइव होता हूं तभी आ जाया करो। भले से मैं लाइव डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ा रहा हूं,
रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देता हूँ, लेकिन चैट जो होती है वो लाइव होती है। तो आपको कोई डाउट है आप मुझे चैट में सेंड कर दोगे तो हाथों हाथ में उसका आपको समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं आएगा तो पर्सनली वहां पे नंबर सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दोगे, मैं देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग अगर लाइव चैट में जुड़ोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्लियर? तो आप लोग रोज रात 8 बजे आ जाए करो, रोज रात डेली डाल रहा हूँ, ठीक है? संडे को नहीं डालता हूँ, संडे को क्योंकि मोटिवेशन वीडियो डालता हूँ, बाकी डेली वीडियो डालता हूँ। तो आप लोग प्लीज रात को 8 बजे जुड़ा करो, ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करो, वीडियो को शेयर करा करो। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको मिलेंगे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।